हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के यूपीटेट हिंदी प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को जो है हल करेंगे। ये प्रश्न हमको हल करने का उद्देश्य एक ही है कि बच्चे जो हैं एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर जब सामने आए तो उसकी भाषा को समझ पाएँ कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ऐसा होता है कभी-कभी कि उसमें प्रश्न में जो है पूछा कुछ जाता है और बच्चे समझते कुछ अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तैयारी नहीं होती, बस उनको समस्या कहाँ आती है, उनको जो है प्रश्नों की भाषा को समझने में जो है समस्या आती है। तो हम इसमें जो है यूपी टेट के आए हुए क्वेश्चन को जो है इस सेगमेंट में शामिल करते हैं ताकि बच्चे जो है इसमें अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बना सकें हिंदी भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी सेगमेंट में। हम पहला क्वेश्चन, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें तो नंबर 31 दिया हुआ है, लेकिन हम जो है हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें 31 से शुरू होता है। चलिए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्या होता है कभी कभी कि जोड़ा सही नहीं है, हमको नहीं वाले प्रश्न को विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें पहला नंबर ऑप्शन है शिवराज भूषण, तो ये भूषण जी की रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है, देवदत्त शास्त्री की। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये उद्धव शतक जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना ना होकर ये जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित है ये। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर देखते हैं, लेखक और उसकी कीर्ति। लेखक और उसकी कीर्ति के युग में कौन सा युग गलत है। उसमें नहीं पूछा था, इसमें गलत है। तो पहला नंबर ऑप्शन है बोलगा से गंगा, यह राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है। दूसरा सूरज सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी की रचना है। आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद जी की, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हो गए, लेकिन गलत कौन सा है। दर्श एक ही ऑप्शन बच रहा है, दर्शन दिग्दर्शन। ये आचार्य रामचंद्र जी की शुक्ल की कीर्ति नहीं है, ये जो है राहुल संस्कृत्यायन जी की कीर्ति है ये भी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन जो है इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखो, तीनों क्वेश्चन का जो है नेचर अलग अलग, पूछने का मकसद एक है, लेकिन इसकी जो भाषा है ये अलग अलग। उस पहले क्वेश्चन में पूछा था शुद्ध नहीं है, दूसरे में गलत, तीसरे में अशुद्ध पूछ रहा है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ये भी सही है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आज सभी कुछ था, ये भी ऑप्शन सही है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हाँ, मेरा यही विचार है। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा ठहराव होता है, तो मेरे अनुसार यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, इसका मतलब ये भी सही है। बच कौन रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तीसरा नंबर। तो ये आपका ये अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चिरंतन, नंबर 2 शाश्वत, नंबर 3 ऑप्शन है अधुनातन, 4 नंबर ऑप्शन है सनातन। तो इसमें आपका अधुनातन वाला जो है ऑप्शन आपका जो है ये भिन्न अर्थ देता है, अधुनातन। ठीक है, अधुनातन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फटाफट देखेंगे। अर्वाचीन शब्द का विलोम। अर्वाचीन, अर्वाचीन प्राचीन, अद्यतन, सनातन, अधुनातन। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आप देखिए, प्राचीन, अद्यतन, सनातन और अधुनातन। तो इसमें आपका प्राचीन का, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, अद्यतन का पुरातन हो जाएगा। सनातन का विलोम क्या होगा, अस्थाई। अधुनातन का क्या होगा, पुरातन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। भाई अशुद्ध वाले क्वेश्चन को जो है आप विशेष ध्यान रखेंगे, अशुद्ध वाले से। ठीक है, बेरहड़ी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु। तो यहाँ पर आप देखेंगे गृहिणी भी सही है, गृहिणी भी सही है। ये गृहिणी का मतलब हुआ घर से, घर की स्त्री। विभीषण भी सही है। जगत गुरु, ये जगत गुरु जो है आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से जगत गुरु होता है, जगत गुरु नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान रखेंगे। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट करना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति कहते नहीं कभी कभी किसी काम में कि कोई ऐसा माई का लाल
जन्म नहीं लिया कि जो इस काम को कर सके, मतलब कोई इससे साहसी व्यक्ति से संबंधित है। तो ये भी सही हो जाएगा। गलत पूछा है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। सब्ज का बाग दिखलाना, हरा भरा बाग दिखलाना, इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है, यही युग्म गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होए। इस दोहे में अलंकार कौन सा है? इसमें आप अलंकार बताएंगे कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका सलेस अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौधनशाला, तत्पुरुष द्वंद्व बहुवीर द्विग। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? गौ के लिए शाला। तत्पुरुष समास में आपकी गौओं के लिए शाला, ठीक है, तो इसमें तो आपका तत्पुरुष सही हो जाएगा। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुवीर में क्या होता है? इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। और द्विगु में क्या होता है? पूर्व शब्द जो होता है वो संख्या विश्लेषण का विशेषण होता है, ठीक है, इसलिए जो है इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, देशभक्ति में समास बताइए, द्वंद्व कर्मधार तत्पुरुष द्विगु। तो देशभक्ति में आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राक, प्रयाग, प्रागैतिहासिक, आपका पहला सही हो जाएगा प्राक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास इसमें किसकी कविता है बताएंगे? मुक्तिबोध, आज्ञे, हरवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो है ये रचना है, कविता है। इसको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने 1938 में जो है लिखा था। मुक्तिबोध किसकी है? तो मुक्तिबोध ही जो है चांद का मुंह टेढ़ा, इन्होंने लिखा था 1964 ईस्वी में, ठीक है। आज्ञे, आज्ञे किसकी रचना है? भग्नदूत, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, कितनी नाव में कितनी बार, हरबंस राय की मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास इसमें जो है आपका सही हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। ये रचना किस में लिखी गई थी? ये खड़ी बोली में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार, इसमें आपका कौन सा सही होगा? पुल्लिंग शब्द आपका पहिया सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए, ये आ गया इसमें आपका, ये है आपका गद्यांश, ये आपके गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये छोटा नहीं हो रहा। चलिए हम लोग इसको देखो, गद्यांश में एक ट्रिक होता है आपको सॉल्व करने का, क्योंकि एक बार आप गद्यांश को पढ़ लीजिए। पहले तो क्या करिए, आप एक बार प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद में प्रश्न को पढ़ने के बाद में जो है आप गद्यांश को पढ़िए। तो इसमें दो क्वेश्चन, संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि कौन सा है। इसमें स्फुटता और आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण की कला है। चलिए आपका यहीं से आंसर मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण क्या होता है कि एक किसी से जो है कम्युनिकेशन करने का एक क्या होता है? विकल्प होता है। तो अलंकरण के माध्यम से क्या होता है कि हम किसी को संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, किसी को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आत्मविश्वास से आती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो गद्यांश में क्या होता है, एक ही चीज़ समझ लीजिए कि गद्यांश में हम सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के चारों विकल्पों को पढ़ते हैं, फिर जो 4 विकल्प होते हैं उसको हम गद्यांश से रिलेट करते हैं। एक बार में पढ़ने में समझ नहीं आता तो उसको हम पुनः पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन, तो आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं बताइए? इसमें आपका या जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि छा जो है का, धन, शा बराबर क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में त्रा, त्रा का क्या होगा? ता, धन, रा बराबर त्रा। इसी प्रकार ज्ञा का, ज्ञा, या बराबर ज्ञा। तो इस प्रकार से आपका संयुक्त व्यंजन या नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, तो मृत्युंजय में कौन सा समास है? द्विग, कर्मधारय, बहुवीर, द्वंद्व, तो इसमें द्विग समास होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार। तो आप इसको तोड़ लीजिए। इसमें आप देखेंगे अलंकार जो होता है अलम धनकार, तो इसमें आपका अलम वाला सही हो जाएगा। अलम, अलम कहाँ दिया है? चौथे नंबर ऑप्शन पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आज हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे। यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग। गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन। संबोधन अव्यय। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें सही हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर 1 है विवेचन, 2 संश्लेषण, 3 व्याख्या, विभाजित। तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा इसमें बताइए? विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो उसको हम क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो सिंपल सा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म, तो उष्म व्यंजन बताएंगे कौन से हैं आपके? स स स ह अब स, तो ह आ वाला तो होगा नहीं। य र ल, ये भी नहीं होगा। च छ ज नहीं होगा। तो इसमें आपका कौन सा एक ही ऑप्शन बचता है? स स स। चलिए अगला देखते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिकत, अनधीन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अत्यल्प। अगला देखते हैं। रित का विलोम क्या होगा? अनिरित, वक्र, विकीर्ण, अनेक। तो रित का आपका हो जाएगा अनिर्त। चलिए अगला देखते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सम, धन, कल्प, सक, सन, संक। तो संकल्प में आपका समधन कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या अन्य होगा। तो इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसमें मेल बताना है आपको। लौंग या लौंग, ये आपका गलत हो जाएगा। तद्भव का मतलब होता है कि जो देसी शब्द, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। और तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से डायरेक्ट आए हैं। और तद्भव का मतलब होगा जो संस्कृत से हिंदी में जो है परिवर्तित होकर आए हैं। तो आत का आत्र हो जाएगा। यही हमारे अनुसार सही है। चलिए अगला देखते हैं। लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? गलत वाले क्वेश्चन पर भाई विशेष ध्यान रखना। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसग रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल। तो आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन गलत होगा? तो स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी की रचना नहीं है, ये बल्कि जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसको इन्होंने 1928 ईस्वी में जो है इसमें लिखा था। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। तो निमिष शब्द का बताइए आप पर्याय क्या होगा? निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। निमिष शब्द का पर्याय हो जाएगा क्षण। अगला क्वेश्चन। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। जल्दी बताएंगे। इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। ओके, भाववाच्य। चलिए अगला देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका अप्रत्याशित। अगला देखते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। गेहूं हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कपट का निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, निधन कपट। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, वर्तनी किसकी सही है। तो आप बताएंगे जल्दी से। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। लिखा तो सबका एक ही सेंस निकल रहा है, लेकिन आपको मात्रा के अनुसार जो है इसमें वर्तनी को शुद्ध बताना है। तो इसमें आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। अपेक्षा का विश्लेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो अपेक्षा का बताइए आप लोग। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा। चलिए इसमें देखो क्या होता है कि आज हम लोग केवल क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि व्याख्या करने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? शा का। दंत, मूर्धा, तालु,
या दंतालु। तो आप इसमें बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, तालु। ठीक है, जैसे तालु, स, श, श। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग अत्यंत, अत्यंत, अत, अत, अति, कौन सा सही होगा। इसमें आपका अति सही हो जाएगा, अत्यंत। चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसी सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, उपत्यका का अर्थ क्या होगा। नंबर एक ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका क्या है, उपत्यका क्या है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहा जाता है, उपत्यका। ठीक है, उपत्यका कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, ड, ढ, ढ का उच्चारण स्थान क्या है। नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठतालव्य। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आपका नासिक है, ड, ड। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा सही हो जाएगा। 4 में आपका संख्यावाचक सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या है, शीश का, शीश का तत्सम रूप, शीशा, शीर्ष, सिरा। शीश का मतलब होता है क्या, शीर्ष, ऊपरा, ऊपरा। अगला देखते हैं, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होने से मतलब है यहाँ पर आपका अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुप्रिय होना। तो क्या हो जाएगा, अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध वर्तनी आता है, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति में जो है आपका आएगा आशुभाषण आएगा। ठीक है, आशुभाषण क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का जो है रूप है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 15, 25, 18, 22 कितनी बोलियां हैं कुल मिला के। तो हिंदी भाषा में कुल मिला के अभी तक 18 बोलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतेंदु युग में कितने निकलने वाली पत्रिका युग कौन सी है। भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका निकलती थी, चलिए बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। भारतेंदु युग में पत्रिका कौन सी निकलती थी। कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बनी। तो इसमें आपकी कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप निकलती थी। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम था, अखिलेश। ये 1999 ईस्वी में लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 12 बरस लोग कुकर जीवे और 13 लोग जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है कि 12 वर्ष लोग कुकर जीवे और 13 लोग जिए सियार। विद्यापीठ की है, चंद्रवरदाई की है, जगानी की है, नरपत नाल की है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सी किसकी है। ये जगानी द्वारा रचित है। ठीक है, ये कविता कहाँ से लिया गया है, ये परमाल रासू से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये क्यों निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने से एवं बोलने में किया जाता है। मॉरिशस, मॉरिशस इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सुरसागर किस भाषा की रचना है। अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो सुरसागर, सुरसागर ब्रज भाषा की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। बेरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सुरसागर। सुरसागर में आपका जो है, सुरसागर किसने लिखा है। सुरसागर जो है बताइए इसमें, ये हो गया सुरसागर वाला हो गया था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे, बेरों का कैसा हो बसंत। इस कविता को किसने लिखा है, तो इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए सुमित्रा और सुभद्रा दो नाम है इसमें, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया तो इसलिए सुभद्रा पर मारिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्य भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसमें आपका कौन सा सही होगा, इसमें आपका मानक भाषा। मानक भाषा क्या है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध है। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए इसमें कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। तो इसमें आपके कौन से हो जाएंगे सही, इसमें आपके कौन से सही हो जाएंगे, परमाल रासो। परमाल रासो जो है ये जगानी द्वारा लिखी एक पुस्तक है, जो रासो काव्य ग्रंथ है जिसको बोलते हैं हम। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर में आप लोग देखेंगे इसमें आ गया आपका गद्य। गद्य के बारे में हम आप लोगों को बताए ही थे कि गद्य को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था।
पावापुरी में हुआ था, वैशाली में, कुशीनगर में, परसौली में। तो कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, स्वच्छंद में कौन सी संधि है बताइए? स्वच्छंद में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। स्वच्छंद में कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? सब लोग जानते हैं 35 वर्ष थी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति, अगला क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म कौन, जैन से संबंधित है, बौद्ध से, मुस्लिम से, वैदिक से? तो ये वैदिक धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत, ऑप्शन नंबर 1 है आ, ऑप्शन नंबर 2 है अभ्य, ऑप्शन नंबर 3 है अभि, अभ्या। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अभी। अभ्यागत जो है अभी से संबंधित है, अभी से। चलिए अगला देखते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? चलिए रमणीय में बताइए कौन सा। चलिए फटाफट बताइए, तो फटाफट बताइए। रमणीय, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, ई की मात्रा है इसमें, ये वाली। तो आप देखिए इसमें ये कौन सी आ रही है इसमें? रमणीय। चौथा सही हो जाएगा आपका? नहीं, आपका अनिये में को, अनिये, रमणीय में अनिये प्रत्यय लगेगा, अनि, ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजे सरथई, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण, लक्ष्य करो अहरा समरथई। इसमें आप बताएंगे कि कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, या बीभत्स रस, या वीर रस? कौन सा रस है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रौद्र, रौद्र सही हो जाएगा। देखिए जहाँ पर अपमान या उपकार की भावना प्रकट हो तो वहाँ पर क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघु विमल जस, दो जो दायक फलचार। ये क्वेश्चन तो हमको लगता है सभी को पता होगा कि ये दोहा है। ठीक है, ये क्या है? ये दोहा है। इसमें समचरण में 13-11, इसमें जो है दोहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? मोहन और गीता गा रही है। मोहन और गीता गा रही नहीं होगा, गा रहे हैं होगा। गीता और मोहन गा रहे, गा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में क्या आएगा? क्ल्यू, क्रम, कृषक, किसानों। तो इसमें आपका क्ल्यू जो है सबसे अंत में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीर समास, क्रमधारय समास। तो चराचरम में जगत में जो है द्वंद्व समास होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ बताने के लिए जो है इसमें कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो इसमें जो है आपका वाक्य प्रयोग। अगर किसी चीज़ का हमको अर्थ बताना है तो बच्चे को हम क्या बताएंगे? बच्चे को हम बताएंगे इसमें कि आपको वाक्य प्रयोग के बारे में, ना कि हम भ्रमण करवा के जो है उसको बताएंगे कि इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या नहीं करेंगे उसको, हम कहीं फिगर चित्र के माध्यम से थोड़ी ना बताएंगे कि आपको इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला, भाषा विज्ञान की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, अवक्रमित अनुदेशन, डे-क्रॉली। तो कौन सी इसमें नहीं है? इसमें अवक्रमित अनुदेशन क्या है? ये जो है भाषा विज्ञान की प्रणाली नहीं है। इसमें क्या है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी जो है ये, और डे-क्रॉली, ये जो है भाषा शिक्षण, भाषा विज्ञान की शिक्षण में जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? तो ये बताइए किसका मानना है? मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी का, फ्रोवेल, किलपैट्रिक का। तो ये भाषा जो है आपके महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, कि हमारे बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में उनके परिवेश के द्वारा उनको जो है प्राथमिक भाषा सिखाई जाए। चलिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो है आपका आगमन प्रणाली जो है
उपयुक्त है, ठीक है। निगमन भी उपयुक्त है, अव्यकृति लेकिन उपयुक्त नहीं है तो इसमें हमको नहीं बताना है, तो नहीं में कच्चा अभिनय प्रणाली जो है आपका इसमें उपयुक्त नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो बनारस से, मिर्ज़ापुर से, या इलाहाबाद से, या लखनऊ से। तो इसमें आपका मिर्ज़ापुर से होता है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन, ठीक है। देखो इसमें जो है रचनाओं के नाम जो है इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आदिकाल की रचना किसकी है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासू। तो आदिकाल की रचना जो है इसमें आपका अखरावट किसकी है? तो ये भक्तकाल की रचना है। छत्रसाल किसकी है? छत्रसाल शीतकालीन है। दीपशिखा छायावादी, एक ही ऑप्शन बचता है। खुमान रासू किसकी रचना है? आदिकाल की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य शिक्षा की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, किसके बाद आता है? तो इसमें आपको फटाफट बताएंगे। पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पश्चात। तो इसमें आपका प्रस्तावना प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है इसमें? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले क्षण मुस्कुराए, आलोक पर्व। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताइए आप। बाकी मैं बता देता हूँ। माटी का फूल किसका है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। चिंतामणि, चिंतामणि किसका बताइए? चिंतामणि ही आचार्य रामचंद्र जी की शुक्ल की जो है रचना है। और क्षण बोले क्षण मुस्कुराए तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कन्हैयालाल की, कन्हैया की रचना है ये। आलोक पर्व किसकी है? हजारी प्रसाद जी की है। चलिए अगला देख लेते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो इसमें निरामिष किसको कहेंगे बताइए? निरामिष मोक्ष का इच्छुक, जो मोक्ष का इच्छुक होता है उसको हम लोग निरामिष कहते हैं। मोक्ष का मतलब हुआ कि जो हम हर चीज़ से जो है संपूर्ण परिपूर्ण हो जाएं। सहद शब्द, सहद शब्द क्या है? सहद, सहद तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत शब्द है, बताइए। तो ये आगत शब्द है सहद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, वनिता का प्रयोग जंगल में, स्त्री में, पुस्तक में, व्यवसायी में। तो इसका प्रयोग स्त्री में होता है, वनिता, वनिता का प्रयोग स्त्री में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद, मुकुंद आपका विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो मुकुंद आपका जो है विष्णु जी का पर्याय है, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इसमें आप बताइए किसकी रचना है? जायसी जी की है, रैदास जी की है, कबीर दादू की। तो इसमें आप बताइए, इसमें रैदास जी की रचना है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करपट का तद्भव क्या होगा? करपट का तद्भव, कपट, कारपेट, कर्पूर, कपड़ा। तो इसका तद्भव बताना है आपको, तो इसमें आपका कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? वर्तनी की दृष्टि से बारात बसंत, बारात वसंत, बारात बसंत, बारात बसंत। देखो सबका सेंस जो है सबका एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि वर्तनी के हिसाब से पूछा, तद्भव पूछा है इसमें। तो तद्भव आपका क्या हो जाएगा इसमें बताइए। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका बारात बसंत। इसमें आपका सही होगा बारात बसंत। इसमें देखो खाली बारात लिखा हुआ है इसलिए गलत है, इसमें बारात लिखा हुआ है इसलिए गलत है, ठीक है। और इसमें वसंत भी गलत है, वसंत नहीं होता बसंत होता है। इसमें जो है बारात तो सही है पर वसंत गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर, इसमें बताइए आप अर्धस्वर क्या है? तो इसमें या अव्वा जो है ये आपका अर्धस्वर है। अगला क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अपराधी का दाढ़ी खुजलाना, तो दाढ़ी खुजलाने का भैया कोई मतलब नहीं यहाँ से। अपराधी का शंकाग्रस्त होना नहीं होगा। अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी की ये सही हो जाएगा आपका। अपराधी का शंकाग्रस्त होना, भाई देखो जब अपराधी क्या होता है, जब कोई गलत कार्य किया होता है तो वो क्या होता है कि वो हमेशा आशंकित रहता है कि कहीं मेरे पीछे कोई आ ना जाए, कहीं चोर ना पकड़ ले। तो इस प्रकार आपका संख्याग्रस्त हो जाएगा, सही, सही है, करेक्ट। चलिए, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर बार बार किसी शब्द को दोहराया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? आगार, प्राकथन, प्रस्तावना पर, पृष्ठकोण, पृष्ठपेषण। तो पृष्ठपेषण शब्द क्या होते हैं? ये एक बार कही बात को दोहराना, ये जो है बार बार दोहराते रहते हैं, ठीक है।
इसमें अगार क्या शब्द है, जो आगे बात कोई कही जाती है। प्रकथन, प्रकथन क्या होता है कि जो कोई बुक होती है उसमें जो कुछ उस बुक के सदस्यों के द्वारा जो है कही जाती है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के माध्यम से ही हम निबंध लेखन करते हैं। किसी चीज़ की पहले प्रस्तावना बनाते हैं, फिर उसकी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। चलिए, पृष्ठपोषण इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन, बुद्धिहीन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण। चलिए अगला, महोर्म का संधि विच्छेद, महातधन उर्म, महाधन उर्म, महाधन उर्मी, महातधन मर्मी। तो इसमें आपका तीसरा नंबर सही होगा, महाधन उर्मी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी में कौन सा वाक्य है? छत से ईंट गिरी में कौन सा वाक्य है? अपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। छत से ईंट गिरी मतलब क्या हुआ? छत से ईंट का क्या हो गया? अलगाव हो गया। इसका मतलब यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान। चलिए अगला देखते हैं, इसमें छत से ईंट गिरी का हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि इसमें जो है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। तो यहाँ ये इसलिए आपका अपादान से हो जाएगा। अपादान का होता है कि जो अलगाव की स्थिति हो। संबंध का की के, अधिक अधिकरण में पर, संबोधन, हे वरे। ये कर्ता के 8 कारक हो, ये 8 कारक के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समष्टि का विपरार्थी, समष्टि का बताइए, समष्टि का बताइए विपरार्थी। बेष्टि हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बेष्टि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग जो है बेष्टि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नाभादास, केशदास, परमानंद दास, नंददास। तो कौन से नहीं है इसमें बताइए आप लोग, कौन से कवि नहीं है इसमें? नाभादास हो जाएगा आपका। चलिए नाभादास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है आज का ये हमारा सेशन जो है समाप्त होता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत किए हैं। ठीक है, और आप धीरे धीरे क्या है कि आप अपनी भाषा को पकड़िए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, आप जो भी पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करिए। आप कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करिए और ना पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है सब एक में एक खिचड़ी बन जाएगी आपकी। तो इसी के साथ में जो है हम आपको आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।